नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। आज के इस क्लास में बात पुनः 10th क्लास के सामाजिक विज्ञान विषय में सबसे महत्वपूर्ण जो विषय भूगोल, जिससे सबसे ज्यादा नंबर के प्रश्न आते हैं, उसी से। फरवरी 2022 में मैट्रिक की परीक्षा है, उसी से संबंधित मैं वीडियो डाल रहा हूं। ज्योग्राफी से यानी कि भूगोल से 25 प्रश्न का पहला सीरीज डल चुका है। आज आपके समक्ष मैं फिर 25 प्रश्न का दूसरा सीरीज लेके आया हूं। इस तरह से भूगोल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज समाप्त हो जाएगा। फिर मैं बात करूंगा लघुत्तर और दीर्घोत्तरीय, वो अगला वीडियो तीसरा वीडियो होगा। और उसके बाद फिर इतिहास 25-25 का वीडियो बनेगा। लगभग 3 वीडियो में इतिहास समाप्त, मतलब मेरी ओर से गेसिंग जो क्वेश्चन होगा वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद नागरिक और अर्थशास्त्र, मतलब 8-9 वीडियो में मेरी ओर से जो गेस क्वेश्चंस का पिटारा है वो मैं पूरा खोल के रख दूंगा। समय न गवाते हुए एक एक करके इन भूगोल के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहला जो प्रश्न है वो है बिहार से संबंधित। बिहार की पहली रेल लाइन कौन सी थी? इसका आंसर होगा ईस्ट इंडिया रेलवे। ईस्ट इंडिया रेलवे बिहार की पहली रेल लाइन थी जो अंग्रेजों के द्वारा बिछाई गई थी। ये रेल लाइन पटना से कोलकाता बिछाया गया था। और कब बिछाया गया? 1860 में बिछाया गया था। अब जब बात बिहार के रेल लाइन की चली है तो भारत के रेल लाइन के बारे में भी कुछ जान लीजिए। भारत में सबसे पहला जो रेल चलाया गया, ट्रेन चलाई गई, वो महाराष्ट्र के 2 स्थानों के बीच चलाई गई, मुंबई और थाने। इन 2 स्थानों के बीच चलाई गई, मुंबई और थाने के बीच। 16 अप्रैल 1853 की यह घटना है। और मुंबई से थाने के बीच लगभग 34 किलोमीटर की दूरी इस ट्रेन ने तय की 1 घंटा 15 मिनट में। ठीक है, तो ये भी आपको चूंकि पढ़ना है इसलिए मैं रिवीजन करवा दिया। अब आइए दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार, यानी कि 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या थी या कितनी थी? तो 2011 के अनुसार बिहार की जो जनसंख्या थी वो 10,38,04,637 व्यक्ति थी। चूंकि थी इसलिए कह रहा हूं कि प्रत्येक 10 साल पर जनगणना होती है। 2011 में जनगणना हुई तो होनी चाहिए थी 10 साल के बाद 2021 में जनगणना, लेकिन अभी तक सरकार सोई हुई है, या यूं कहें कि इस पर सरकार का ध्यान नहीं है, अभी तक जनगणना नहीं हो पाई है। तो नए आंकड़े नहीं आए हैं। तो 2011 का जो जनगणना है वही आंकड़ा चल रहा है। अगर परीक्षा में सवाल जनसंख्या से संबंधित पूछेगा, चूंकि पहले के सालों में पूछा हुआ है, तो आपको यही आंकड़ा पूछेगा कि 2011 के अनुसार बिहार की जनगणना कितनी थी। तो 10,38,04,637 व्यक्ति बिहार में हैं अभी के समय में। और ये जो जनसंख्या है ये पूरे इंडिया के जनसंख्या का 8.58% है। ठीक है, और अगर पूछता है सवाल कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या बताइए, तो वो ये आंकड़ा है 8,29,98,509। ये आंकड़ा 2001 का है। 2011 का ये हुआ, 2001 का ये हुआ। दोनों में अंतर अगर निकालेंगे तो लगभग ये 8 करोड़, ये 10 करोड़, लगभग 2 करोड़ का अंतर हो गया है 10 सालों में जनसंख्या में बिहार के। अब आइए तीसरे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या था? भूमि निम्नीकरण समझते हैं? निम्नीकरण का मतलब होता है जमीन की गुणवत्ता का खराब हो जाना, यानी जमीन का अनुपजाऊ हो जाना, जमीन उपज नहीं देगा, कम देगा, ये निम्नीकरण कहलाता है। तो पंजाब में भूमि के निम्नीकरण का सबसे जो सटीक कारण है वो है अत्यधिक सिंचाई, यानी कि ज्यादा एक ही पानी से पंजाब हरियाणा के लोग, यानी कि नहर के पानी से ज्यादातर वो लोग सिंचाई करते हैं। तो अति सिंचाई के कारण वहां के भूमि में, यानी कि जमीन में लवणीयता या क्षारीयता की मात्रा बढ़ गई है, यानी कि लवण या क्षार की मात्रा बढ़ गई है, जिसके कारण फसल
ज्यादा अच्छा नहीं हो पाता, मिट्टी की गुणवत्ता खराब हो गई है। इसका उपचार के लिए वो लोग चूना पत्थर और जिप्सम का यूज करते हैं। अधिक सिंचाई कारण है पंजाब के भूमि के निम्नीकरण का। एक्चुअली में सिर्फ पंजाब के ही भूमि के निम्नीकरण का ये कारण नहीं है, हरियाणा के भी भूमि के निम्नीकरण का कारण है। उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी भूमि का जो निम्नीकरण हुआ है उसके पीछे भी कारण है एक ही पानी से अत्यधिक सिंचाई। ऑप्शंस में आपके अत्यधिक सिंचाई ही रहेगा, तो वो आप लगाएंगे। ठीक है, विस्तृत जानकारी मैंने जो डिस्क्रिप्टिव वीडियो बनाई है पहले के, उसमें आप जब कृषि पढ़ेंगे तो उसमें मैंने विस्तृत जानकारी दी है, या जल संसाधन पढ़ेंगे तो उसमें विस्तृत जानकारी दी गई है। आप उस वीडियो को देख लें, ज्यादा जानकारी पूर्ण वो है। अब आइए अगले प्रश्न की ओर। 5वां नंबर प्रश्न, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य प्रथम है? पक्की सड़क समझते हैं ना, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य ऐसा है जो प्रथम स्थान रखता है, यानी पक्की सड़कों की लंबाई सबसे ज्यादा किस राज्य में है? इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 2.7 लाख किलोमीटर सड़कों की लंबाई है। अभी के समय में आपके भारत के जो सड़क मंत्री हैं वो नितिन गडकरी हैं। नितिन गडकरी जब महाराष्ट्र के सड़क मंत्री हुआ करते थे, उस वक्त उन्होंने सड़कों का इतना जाल बिछाया महाराष्ट्र में कि महाराष्ट्र भारत के 28 राज्यों में सबसे सड़कों की लंबाई के मामले में सबसे ऊपर आ गया। तो पक्की सड़कों की लंबाई के मामले में सबसे ऊपर स्थान रखता है महाराष्ट्र। सेकेंड स्थान पे उत्तर प्रदेश है, अपना बिहार कहीं से अभी नहीं है। तो महाराष्ट्र प्रथम स्थान रखता है सड़कों की लंबाई के मामले में। एक चीज और जान लीजिए कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत, चूंकि ये पढ़ना है आपको, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 500 की आबादी अगर किसी गांव की है तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत उस गांव को मुख्य सड़क से या 12मासी सड़क से जोड़ा जाएगा। 12मासी सड़क मतलब 12 मास बने रहने वाला सड़क, ऐसा ना कि 2-4 महीना के बाद टूट गया। तो पक्की सड़क बहुत गांव में आपने देखा होगा, आपके गांव के बाहर जब निकलते हैं तो जो सड़क आपके गांव से मुख्य सड़क को मिल रही है, वहां लिखा रहता है बोर्ड पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो 500 की आबादी किसी गांव की होगी तो उसको पक्कीकरण किया जाएगा, उस गांव को मुख्य सड़क से जोड़ा जाएगा पक्की सड़क के माध्यम से। ठीक है, अब आइए छठे नंबर प्रश्न की ओर। छठा नंबर प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी का दूसरा नाम है, सबसे फेमस जो, वो है रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी, रेगुर मिट्टी। इसे हम काली कपासी मिट्टी या स्वतः जुती हुई मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी का निर्माण जो है ना, वो ज्वालामुखी के बेसाल्ट चट्टान, ज्वालामुखी से जो चट्टान बनता है उसके आग राख लावा जो है, मेनली लावा के ठंडा होने से वो ग्रेनाइट है, और ग्रेनाइट बाद में कन्वर्ट हो जाता है या ग्रेनाइट परिवर्तित होता है बेसाल्ट चट्टान में, और बेसाल्ट जब टूटता फूटता है तो उससे काली मिट्टी बनती है। काली मिट्टी का मुख्यतः भारत में जो इलाका है वो दक्कन का पठार है। महाराष्ट्र, कर्नाटका, थोड़ा सा मध्य प्रदेश, थोड़ा सा गुजरात और थोड़ा थोड़ा बॉर्डर का इलाका आंध्र प्रदेश तेलंगाना का जुड़ा हुआ है, यहाँ पर काली मिट्टी का विस्तार है। इसको हम काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं क्योंकि कपास की खेती इस मिट्टी में बहुत ज्यादा होती है। कपास के लिए ये दक्कन का पठार बहुत फेमस है। कपास, जब आपसे बात कर रहा हूं कपास की, तो एक क्वेश्चन याद रखिएगा, कपास की कृषि के लिए 210 दिन पाला रहित होना चाहिए। यानी कपास साल में 365 दिन होते हैं, तो 365 दिन में से 210 दिन ऐसा होना चाहिए जिस दिन पाला न पड़े। पाला समझते हैं ना, अभी जाड़ा का मौसम है तो आलू के खेत में पाला पड़ा होगा, कुहासा वगैरह होता है तो पाला मार देता है, जिसके कारण पत्तों का रंग पीला होते जाता है और वो सूख जाते हैं। राई, सरसों में पाला मारता है। तो 210 दिन ऐसा होना चाहिए साल में कि कपास में पाला न पड़े, और नहीं तो अगर पाला पड़ेगा तो कपास का फसल खराब हो जाएगा। अतः कपास का फसल खराब होगा तो कपास से बनता है सूती कपड़ा, सूती कपड़ों की किल्लत हो जाएगी। तो
काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी, काली कपासी मिट्टी, स्वतः जुती हुई मिट्टी। अब स्वतः जुती हुई मिट्टी क्यों कहते हैं? क्योंकि काली मिट्टी का एक गुण है, या अवगुण कह लीजिए, जो भी कह लीजिए आप, हल्की भी वर्षा होगी ना तो वो मिट्टी फूल जाएगी, और दूर से देखिएगा तो लगेगा कि ये अभी अभी खेत जोता गया है। लेकिन एक दुविधा है कि पैर मत डालिएगा, पैर डालिएगा तो वो आपका पैर पकड़ लेगा और नया रिबॉक का, एक्शन का या एडिडास का जूता पहना देगा, फिर आपका पैर बहुत भारी हो जाएगा, बहुत मुश्किल होगा चलना। तो पैर पकड़ता है, चिपचिपी मिट्टी होती है। चलिए अब आते हैं 7वें नंबर प्रश्न की ओर। 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है, ये मानचित्र अध्ययन से है, तल चिन्ह जिसको हम बेंचमार्क भी कहते हैं। कल के वीडियो में मैंने बताया था बीएम का पूरा नाम क्या है, मैंने बताया था बेंचमार्क। बेंचमार्क को हिंदी में क्या कहते हैं? तल चिन्ह। तो तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तल चिन्ह की सहायता से अगर किसी स्थान की ऊंचाई मापी जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है स्थानिक ऊंचाई, स्पॉट हाइट। स्पॉट हाइट, एसएच मतलब बेंचमार्क बीएम हो गया। बीएम की सहायता से अगर किसी स्थान की ऊंचाई मापी जाती है तो उसको हम कहेंगे एसएच, स्पॉट हाइट। तो ये मानचित्र अध्ययन का वीडियो आप देख लीजिए, बहुत अच्छे से मैंने बता दिया है और एकदम क्लियर हो जाएगा। और मानचित्र अध्ययन से एक आध क्वेश्चन आना तय है, ये जान लीजिए। तो तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं? स्थानिक ऊंचाई, स्पॉट हाइट कहते हैं। अब आते हैं 8वें नंबर प्रश्न की ओर। कांवर झील बिहार के किस जिले में है? कांवर झील बहुत फेमस झील है, ये बिहार के बेगूसराय जिला में है। बेगूसराय जिला, बिहार का मैप देखिएगा, गंगा के किनारे बेगूसराय जिला है। तो बेगूसराय जिला में ये कांवर झील स्थित है और ये एक अभयारण्य है। अभयारण्य का मतलब होता है बिना भय के जहां जीव जंतु विचरण करते हो, चलते हो, घूमते हो, फिरते हो। तो ये बेगूसराय एक अभयारण्य है। मुख्यतः प्रवासी पक्षी यहां पर हर साल आते हैं। प्रवासी पक्षी जो रूस से आते हैं, रूस से, रसिया से, जाड़े के मौसम में इस समय आए होंगे बहुत ज्यादा प्रवासी पक्षी। बेगूसराय जाइएगा, कांवर झील के किनारे बहुत सारे पक्षी, लंबे लंबे पैर वाले, बड़े बड़े डैने वाले बिखरे पड़े रहेंगे, घूमते फिरते रहेंगे। तो बेगूसराय में कांवर झील है, ये ध्यान में रखिएगा। और इसी कांवर झील को एक भारत के बहुत बड़े पक्षी विशेषज्ञ हैं, उनका नाम है सलीम अली। सलीम अली ने ये कहा कि बेगूसराय के कांवर झील को उन्होंने पक्षियों का स्वर्ग कहा, कि ये पक्षी का स्वर्ग है। तो इसके साथ था, आपके किताब में दिया हुआ था, इसलिए मैं बताते चला। अब आते हैं 9वां नंबर प्रश्न की ओर। 9वां नंबर प्रश्न कह रहा है, बृहद क्षेत्रों में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, नीला ग्रह। चूंकि अगर पृथ्वी ये है तो इसके 29% भाग में क्या है? 29% भाग में स्थल है, स्थल जमीन है, और 71% भाग में क्या है? जल है। तो सबसे ज्यादा मात्रा किसकी है? जल की है। अंतरिक्ष से अगर आप देखेंगे पृथ्वी को, या दूसरे ग्रह से आप पृथ्वी को देखेंगे तो आपको नीला नजर आएगा, ये ठीक है, तो नीला नजर आएगा। इस कारण ज्यादा जल की उपस्थिति है, पानी ज्यादा है पृथ्वी पर, इस कारण इसको हम नीला ग्रह कहते हैं। क्लियर? अब आइए 10 नंबर प्रश्न की ओर। प्राणियों के शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? प्राणियों के शरीर में जल की मात्रा होती है 65, रट लीजिए, आपके किताब में दिया हुआ है, पहले भी परीक्षा में पूछा हुआ है। 65% प्राणियों के शरीर में जल होता है, और पौधों के शरीर में 65 से 99% पौधों के शरीर में जल होता है। पौधों में जल की मात्रा होती है। ठीक है, अब आते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। बिहार में रज्जू मार्ग कहां है? रज्जू मार्ग समझते हैं? रज्जू मार्ग नहीं समझते हैं? 2 गो चोटी होगा पर्वत का, और एगो तार से इसको जोड़ा जाएगा, और इसी तार में एगो झूला टाइप का इस तरह से लगा होगा। अब इसी में आपको बैठा देगा, मशीन है, चला देगा, यहां से यहां चल जाइएगा। इसको रज्जू मार्ग कहते हैं। बिहार में राजगीर नालंदा जिला में पड़ता है। नालंदा जिला पटना से सटा हुआ है। नालंदा जिला में राजगीर एक जगह है, वहां पर एक राजगीर में गृद्धकूट पर्वत है, वहां पर महात्मा बुद्ध का शांति स्तूप बना है।
जापान वालों ने इसको बनाया था। और इस शांति स्तूप गृद्धकूट पर्वत पर चढ़ने के लिए, जाने के लिए रज्जू मार्ग बनाया गया है। जाइए, टिकट कटवाइए, उस झूले पे बैठ जाइए, मशीन चलेगा, वो आपको लेके चला जाएगा गृद्धकूट पर्वत पे। वहां आप शांति स्तूप घूमिए और फिर वहां से आने की टिकट अगर है तो फिर चढ़ के चले आइए, ठीक है। अब सीढ़ी नहीं चढ़ना पड़ेगा आपको। तो बिहार में रज्जू मार्ग कहां पर है? राजगीर में है। गृद्धकूट पर्वत है, वहीं पर रज्जू मार्ग है। अब इस जापान ने 1972 में इस बौद्ध शांति स्तूप की स्थापना की थी। इसके अलावा एक चीज और जान लीजिए, रज्जू मार्ग अभी बिहार में अन्य जगह पर भी बन रहे हैं। बांका जिला में मंदार हिल के पास जैन का तीर्थ स्थल है, हिंदुओं का भी तीर्थ स्थल है। मंदार हिल की चर्चा कल की गई थी। तो वहां पर भी रज्जू मार्ग बनाए जा रहे हैं। साथ में मुंडेश्वरी में भी रज्जू मार्ग बनाने की बात चल रही है, जो कैमूर जिला में है। तो रज्जू मार्ग अब 2-3 जगह बन रहे हैं। लेकिन आपकी परीक्षा में जब सवाल आएगा कि बिहार के किस जगह पे रज्जू मार्ग है या बिहार में रज्जू मार्ग कहां पर है, तो आप राजगीर ही, चूंकि ऑप्शंस आएगा राजगीर में रज्जू मार्ग है, ठीक है। चलिए अब आते हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? मैग्नीज, जैसा कि जानते हैं, मैग्नीज एक महत्वपूर्ण खनिज है। लोहे को और कड़ा करने में या लोहे से लौह अयस्क से इस्पात बनाने में मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। अगर 1 टन इस्पात बनाना है तो 10 किलो मैग्नीज उसमें लगता है। ये आपकी किताब में है, हम फालतू कहीं से नहीं बोल रहे हैं। ये सारी बातें जो भी बता रहे हैं वो सब आपकी किताब में कहीं ना कहीं है। चूंकि मैं कोरिलेट कर रहा हूं, जोड़ के बता रहा हूं, ताकि अन्य भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके दिमाग में आए, स्मरण में वो आ जाए। तो मैग्नीज के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है थर्ड। पहला स्थान है रूस का, दूसरा स्थान है साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका का। दक्षिण अफ्रीका ये अफ्रीका महादेश में सबसे नीचे देश है, दक्षिण अफ्रीका। और रूस तो आप देख रहे हैं, यूरोप महादेश का या दुनिया का सबसे बड़ा देश है रूस। आधा यूरोप महादेश में है, आधा से ज्यादा एशिया महादेश में है। तो सबसे ज्यादा मैग्नीज का उत्पादन करता है रूस, दूसरे स्थान पर है साउथ अफ्रीका, और तीसरे स्थान पर आता है भारत, जो मैग्नीज का उत्पादन करता है। तो तीसरा नंबर पे भारत है। और भारत में सबसे ज्यादा मैग्नीज का उत्पादन उड़ीसा राज्य करता है। ओडिशा इंग्लिश में लिखा था है, उड़ीसा, ठीक है। अब आइए 13 नंबर प्रश्न की ओर। कर्नाटक का मुख्य रोपण फसल है, 4 गो ऑप्शंस रहेगा, उसमें एक रहेगा कॉफी पे लगाइएगा टिक। कर्नाटक का मुख्य रोपण फसल है कॉफी पीते हैं आप? रिफ्रेश कर देगा, 1 कप पी लिए, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट जैसा महसूस होता है। काला काला बिया होता है, हल्का लाल टाइप का या काला टाइप का बिया होता है। उस बीज को पेड़ से तोड़ा जाता है, सुखाया जाता है, पीसा जाता है, डब्बे में बंद कर दिया जाता है, मार्केट में बिक रहा है। तो कॉफी ये एक्चुअली में पेय पदार्थ है, पीने वाला चीज है। कॉफी का सबसे ज्यादा भारत में उत्पादन कर्नाटक राज्य करता है। इसके अलावा भी त्रिपुरा देख रहा है, छोटा सा ये राज्य त्रिपुरा, राजधानी है अगरतला। त्रिपुरा राज्य में भी कॉफी का उत्पादन किया जाता है। साथ में थोड़ा सा तमिलनाडु में भी कॉफी का उत्पादन होता है। तो मेनली कर्नाटक में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन, उसके बाद तमिलनाडु और उसके बाद त्रिपुरा, इन राज्यों में कॉफी का उत्पादन हो रहा है। कॉफी जो है ये अपने देश का फसल, अपने देश का पौधा नहीं है। इसे यमन एशिया महादेश का एक देश है, राजधानी है साना, यमन से इसको लाया गया था। और लाके सबसे पहले कर्नाटक में बाबा बुदन की एक पहाड़ी है, उसी पहाड़ी के इर्द गिर्द लगाया गया। जो लाया व्यक्ति, उसका नाम बाबा बुदन था, इस कारण उस पहाड़ी का नाम पड़ गया बाबा बुदन की पहाड़ी। अब बाबा बुदन की पहाड़ी पर सबसे पहले कॉफी लगाया गया है, कहां से लाके? यमन से लाके। और उसके बाद कॉफी का उत्पादन भारत में होने लगा। तो कॉफी 3 प्रकार का होता है, अरेबिका, लिबेरिका, रोबस्टा। अरेबिका जो है सबसे बेहतरीन किस्म का कॉफी है और यही कॉफी भारत में होता है। ये कॉफी पूरे विश्व में बहुत
फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, जैसे दार्जिलिंग की चाय विश्व में प्रसिद्ध है, वैसे ही अरेबिका जो कॉफी है वो बहुत फेमस है, और यही भारत में होता है। कहाँ होता है सबसे ज्यादा? कर्नाटका में होता है। चलिए अब 14 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सोपानी कृषि प्रचलित है। सोपानी कृषि पता है किसको कहते हैं? सोपान मतलब होता है सीढ़ी, सीढ़ी नुमा खेती को हम सोपानी कृषि कहते हैं। तो सोपानी कृषि सबसे ज्यादा प्रचलित या सोपानी कृषि का प्रचलन कहाँ है? 4 ऑप्शंस रहेगा, उसमें से एक ऐसा राज्य रहेगा जहां पर पहाड़ी इलाका होगा, पहाड़ी इलाका। सोपानी कृषि ये पहाड़ी इलाके में की जाती है, तो जहां भी पहाड़ होगा वहां पर सोपानी कृषि का प्रचलन ज्यादा होगा। तो ज्यादातर सोपानी कृषि किया जाता है उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद सिक्किम में। तो पहाड़ी क्षेत्रों में सोपानी कृषि की जाती है। तो सिर्फ उत्तराखंड मत याद कर लीजिएगा, कई लड़के ऐसे होते हैं जो सिर्फ उत्तराखंड रट लिए और उस ऑप्शन इधर उधर कुछ भी करेगा उत्तराखंड खोजेंगे। ऑप्शन चेंज भी कर सकता है भाई। तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम ये मुख्य राज्य हैं जहां पर सोपानी कृषि, सीढ़ी नुमा खेती की जाती है। अब आइए 15 नंबर क्वेश्चन। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और थोड़ा सा समझिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, पहला अध्याय से क्वेश्चन है ये, मतलब संसाधन जो पहली इकाई है उसी से संबंधित सवाल है ये। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? भारत ये है, भारत का समुद्री सीमा यहां से स्टार्ट होता है, यहां से ये सारा बंगाल की खाड़ी पूरा समुद्र है, अरब सागर पूरा समुद्र है। तो यहां से जहां सीमा स्थल का खत्म हो रहा है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा कितना किलोमीटर में, मतलब समुद्र में मेरे भारत का प्रभाव या भारत का प्रभाव समुद्र के अंदर कितना किलोमीटर क्षेत्र में है, और कितने किलोमीटर क्षेत्र से हम कोई चीज मिलेगा, पेट्रोलियम मिलेगा या मोती मिलेगा तो मैं निकाल सकता हूं। ऐसा नहीं ना कि आपका भारत का समुद्र यहाँ है और आप चल जाइएगा अटलांटिक महासागर में निकालने मोती चाहे पेट्रोलियम। समुद्र में भी सब देश का अपना अपना सीमा है, तो उस राष्ट्रीय संपदा निहित है। यही क्वेश्चन कह रहा है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। आपकी किताब में इसका आंसर गलत दिया है, ऑप्शंस भी गलत है। कई गाइडों में मैंने देखा ये इसी तरह से, मतलब गाइड वाले तो क्या कहिएगा, अपने से कुछ भी मार दे रहे हैं। समझिए इस चीज को। भारत का आधा हिस्सा हम बना रहे हैं, दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत को बनाया है। यहां से यानी इस जगह से 12 नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल। समुद्र में दूरी को नापने का तरीका किलोमीटर में दूरी नहीं नापाता है, नॉटिकल माइल में नापाता है। एक नॉटिकल माइल, 1 नॉटिकल, एक एनएम, एक नॉटिकल माइल इक्वल टू होता है 1.8 किलोमीटर। तो 12 नॉटिकल माइल का जो इलाका है भारत में, वो प्रादेशिक सीमा है, राजनीतिक सीमा है। अब 12 नॉटिकल माइल है तो इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो कितना आएगा? 21.6 किलोमीटर आएगा। अब ई ऑप्शंस में से कोई 21.6 है? नहीं है, तो चारों ऑप्शंस में गलत है। अब बहुत दिक्कत है, ऑप्शंस इसी तरह से दिया है परीक्षा में, तो आप 21.6 के करीब आ रहा है डी आंसर, 19.2। हालांकि ये भी सही नहीं है, लेकिन इसको आप लगा सकते हैं क्योंकि वो 21 किलोमीटर के नजदीक है। ठीक है, तो फिर से समझ लीजिए इसको दोबारा सा। समुद्र स्थल से 12 नॉटिकल माइल हमारा राजनीतिक सीमा है, उसके बाद 12 से फिर स्थल से 24 किलोमीटर तक, यानी 24 किलोमीटर नहीं, 24 नॉटिकल माइल तक ये अवच्छिन्न या संलग्न सीमा है। इसके बारे में विस्तृत वीडियो में मैं बता चुका हूं, उसको जाके जरा सा फिर से देखिएगा, सारी गुत्थी आपकी सुलझ जाएगी। और तो यहां से क्वेश्चन अवच्छिन्न से क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन आएगा प्रादेशिक सीमा से और क्वेश्चन आएगा आर्थिक अपवर्जन क्षेत्र से।
EEZ से। पूछेगा सवाल आपसे कि भारत का प्रादेशिक सीमा कितना किलोमीटर है, तो ऑप्शंस में अगर 21.6 है तब तो मारिए सही है बिल्कुल, अगर नहीं है तो 19.2 सही है। क्लियर है? बहुत सारे किताबों में 12.2 किलोमीटर दिया हुआ है, यह सही नहीं है। ठीक है, तो 19.2 किलोमीटर इसका आंसर होगा। अब इसी से संबंधित एक और सवाल पूछता है कि भारत का समुद्र के अंदर आर्थिक अपवर्जन क्षेत्र कितना किलोमीटर है। अगर किलोमीटर में पूछता है तो सबसे पहले तो नॉटिकल माइल में जान लीजिए। भारत का आर्थिक अपवर्जन क्षेत्र है 200 नॉटिकल माइल। अब 200 नॉटिकल माइल को 1.8 से गुना कीजिएगा तो 360 किलोमीटर हमारा आर्थिक अपवर्जन क्षेत्र है। यानी कि समुद्र में 360 किलोमीटर तक के इलाके में हम तेल निकाल सकते हैं, मोती निकाल सकते हैं, और भी कोई संसाधन अगर हमको मिलता है तो वो हमारा होगा। ठीक है, तो आर्थिक अपवर्जन क्षेत्र 200 नॉटिकल माइल, राजनीतिक सीमा या प्रादेशिक सीमा 12 नॉटिकल माइल। अब नॉटिकल माइल, एक नॉटिकल माइल इक्वल टू होता है 1.8 किलोमीटर। अब 12 को 8 से गुना कीजिए, 1.8 से गुना कीजिएगा तो 21.6 आएगा राजनीतिक सीमा। आर्थिक अपवर्जन क्षेत्र ये 200 नॉटिकल माइल है, इसको अगर 1.8 से गुना कीजिएगा तो 360 किलोमीटर आता है। ठीक है, अगर और भी ज्यादा विस्तृत जानना है तो आप जरा सा वो वीडियो देखिएगा, समुद्र वाला जो पहले का है। कौन सा संसाधन है वो, हमको लगता है पहला नहीं, पहला या दूसरा अध्याय भूगोल का है, पहला या दूसरा अध्याय है। अब आइए 16 नंबर प्रश्न की ओर। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भाखड़ा नांगल परियोजना कौन सी नदी पर है। ये बहुत फेमस परियोजना है, भाखड़ा नांगल परियोजना। ये परियोजना सतलुज नदी पर है। सतलुज नदी ये मानसरोवर झील, मानसरोवर झील वो जगह है जहां से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, जहां से सिंधु नदी निकलती है। तो मानसरोवर झील जो तिब्बत में है, हालांकि अब चाइना कहिएगा क्योंकि तिब्बत को चाइना ने दखलिया लिया। तो मानसरोवर झील के बगल में एक राकस ताल झील है, वहीं से ये नदी निकलती है सतलुज। सतलुज और उस हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, हिमाचल प्रदेश के बाद पंजाब में जाती है, पंजाब के बाद ये चली जाती है पाकिस्तान में, और यहां पर ब्यास नदी से मिलकर फिर सिंधु नदी में मिल जाती है। तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर ही यहां एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है भाखड़ा नांगल बांध। ये बहुउद्देशीय परियोजना का एक पार्ट है, और इस बांध की जो ऊंचाई है वो 255 मीटर है। 1948 में इस बांध को बनाना चालू किया गया और लगभग 1963 में ये बांध बन के तैयार हो गया। तो भाखड़ा नांगल बांध का संबंध किस नदी से है? सतलुज नदी से है। ठीक है, याद रहेगा। अब आइए 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। मथुरा तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है? मथुरा रिफाइनरी सेंटर कौन से राज्य में पड़ता है? तो मथुरा जैसा कि जानते हैं यूपी में है, एक धार्मिक स्थल है, कृष्ण कन्हैया का बहुत लीला है वहां पर। तो मथुरा में शायद NH2 नेशनल हाईवे 2 के किनारे मथुरा रिफाइनरी सेंटर स्थित है। तो मथुरा रिफाइनरी सेंटर का संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश, यूपी से है। और ऐसा माना जा रहा है कि मथुरा रिफाइनरी सेंटर से जो धुआं निकल रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह निकल रहा है, जहरीली जो गैसें निकल रही हैं, उस गैस के पानी के साथ मिलने से सल्फर डाइऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है, और नाइट्रस ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बनाता है। और ये दोनों अम्ल जब वर्षा की बूंदों के साथ, यानी कि वर्षा के साथ नीचे आते हैं, तो जहां भी गिरेगा ना तो पेंट उंट सब उड़ा फड़ा देगा। थोड़ा सा एसिड जैसा है, मतलब एसिड रेन है ये, अम्लीय वर्षा इसको कहते हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि आगरा का ताजमहल जो मथुरा के करीब है, उसका कलर इस एसिड रेन से, अम्लीय वर्षा से खराब हो रहा है। तो बार बार मथुरा पर सवाल उठता है कि भाई आगरा के ताजमहल को का कलर खराब कर रहा है ये। खैर, रिफाइनरी सेंटर है भाई,
यूपी में है ये मथुरा रिफाइनरी सेंटर। अब आइए 18 नंबर प्रश्न की ओर। भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण ये एक ऐसी संस्था है जो एक देश से दूसरे देश में पानी के माध्यम से जो रास्ता बनता है, बनेगा नहीं बनेगा, कैसा होगा क्या होगा, इस सब चीज पर मंथन ही करता है। तो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब की गई है? 27 अक्टूबर 1986 को की गई है। इसका हेडक्वार्टर नोएडा में है और इसका प्रादेशिक जो क्वार्टर है, क्षेत्रीय जो मुख्यालय है, वो कई जगहों पर है। जैसे कोलकाता में है, गुवाहाटी में है, नोएडा तो आपका हो ही गया, फिर उसके बाद पटना में भी है। तो कई प्रादेशिक इसके मुख्यालय हैं, लेकिन हेडक्वार्टर जो है अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का, वो याद रखिएगा नोएडा में है। कब इसकी स्थापना हुई? 27 अक्टूबर 1986 को। अब आते हैं एक और प्रश्न की ओर। ये प्रश्न एक बार परीक्षा में आया हुआ है, न जाने कब का, हमको याद नहीं है। पीएसटीएन का पूरा नाम क्या है? पीएसटीएन ये क्या होता है भाई? पीएसटीएन का पूरा नाम होता है पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क यही वो माध्यम है जिस माध्यम से आपके घरों तक मोबाइल का नेटवर्क, रेडियो का नेटवर्क, फोन वगैरह, जितना सिस्टम, टीवी वगैरह, इस सब में यही पब्लिक स्विच्ड नेटवर्क टेलीफोन सिस्टम, इसी से सब पत्राचार और मैसेजेस और सारी चीजें हो रही हैं। तो पीएसटीएन का पूरा नाम खाली याद रखिएगा, पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। ठीक है, इसके बारे में विस्तृत मैंने बताया है, एक्सप्लेनेशन जिस वीडियो में पहले बता चुका हूं। तो पीएसटीएन का पूरा नाम याद हो गया। अब इसी से संबंधित एक और सवाल जो परीक्षा में पूछता है या पूछ सकता है कि भारत में सबसे महत्वपूर्ण संचार का साधन कौन है? भारत में सबसे महत्वपूर्ण संचार का साधन क्या है? तो इसका आंसर होगा सार्वजनिक टेलीफोन। सार्वजनिक टेलीफोन ये भारत में संचार का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। आपकी किताब में दिया हुआ है, अगर आप पढ़े हो तो। अब आइए 20 नंबर प्रश्न की ओर। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? भूकंप केंद्र किसको कहते हैं भाई? देखिए, जमीन के अंदर जहां से भूकंप का लहर चलता है उसको भूकंप केंद्र कहते हैं। और जहां पर सबसे पहले वार करेगा, सबसे पहले वार कहां करेगा? 90 डिग्री पे। 90 डिग्री सबसे नजदीक होगा ना, इधर उधर छितराएगा तब तो ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो सबसे 90 डिग्री ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा सीधा एकदम। तो भूकंप केंद्र से सीधा कौन सा केंद्र होता है जहां पर भूकंप की तरंगें सबसे पहले वार करती हैं? वो होता है अधिकेंद्र। अधिकेंद्र कहीं लिखा होगा हमने, अधिकेंद्र। देखिए, अधिकेंद्र, ईपी सेंटर, इसको इंग्लिश में ईपी सेंटर बोलते हैं। ठीक है, तो भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर क्या केंद्र, कौन सा केंद्र होगा? अधिकेंद्र होगा। ऐसे क्वेश्चन घुमा भी सकता है कि भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर 90 डिग्री के कोण पे कौन सा केंद्र होता है? तो अधिकेंद्र होता है। तो अगर ऊर्ध्वाधर पूछता है तो भी अधिकेंद्र, 90 डिग्री पर पूछता है तो भी अधिकेंद्र। भूकंप जब पढ़ाया था तो सब चीजें विस्तृत मैंने बताई थी। आप डिस्क्रिप्टिव वाला एक्सप्लेनेशन जिसमें मैंने बहुत बेजोड़ किया है उसमें उसको देख लीजिएगा। चलिए आइए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल जानते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी है, और इस जगह पे भोपाल में ही एक गैस का रिसाव हुआ था जिसको कहते हैं भोपाल गैस त्रासदी। राते में वो गैस निकल गया और उससे 500 लोग मर गया। कौन सा गैस था? गैस था मिथाइल आइसोसाइनाइट। मिथाइल आइसोसाइनाइट ये वो गैस था जिसके निकलने से 3 दिसंबर 1984 की रात को भोपाल में लाशें बिछ गई। लगभग 500 लोगों की मौत तो तत्काल हो गई। उसके बाद न जाने कितने मरते रहे और आज तक कितने उस मिथाइल आइसोसाइनाइट के कारण अपंग, लूल्हे, लंगड़े, अंधे, बहरे पैदा हो रहे हैं। तो ये कुछ उस तरह का हिरोशिमा नागासाकी में जो परमाणु बम हुआ था घटना, उसकी तरह था। तो मिथाइल आइसोसाइनाइट एक गैस है, पूरा इसका सिंबल होता है MK, कैपिटल M कैपिटल K इसका सिंबल होता है। और ये एक कंपनी थी, पेस्टिसाइड्स बनाती थी, यानी कि दवा बनाती थी कंपनी, खास करके जो पौधों पर इस्तेमाल किया जाता है। तो कीटनाशक दवा की कंपनी थी और इस कंपनी
में किसी कर्मचारी द्वारा चूक हो गई होगी या कोई लापरवाही होगी, इसकी तह तक जाया जाए तो पता चलेगा। तो इसी गैस के रिसाव से 500 लोग मारे गए। कब की घटना है? 1984 की, 3 दिसंबर 1984 की। तो ये 22 प्रश्न। अब चलते हैं 23वें प्रश्न की ओर। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक हम भी एक आध घूंट पानी पी लेते हैं। चलिए इसके बाद 23 नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार में ठाकुर पेपर मिल का संबंध किस जगह से है? ठाकुर पेपर मिल का संबंध किस जगह से है? तो बिहार में एक जगह है समस्तीपुर, समस्तीपुर में ठाकुर पेपर मिल है। तो ठाकुर पेपर मिल का संबंध किससे है? समस्तीपुर, समस्तीपुर जिला है जी, जिला से है। तो अब समस्तीपुर जिला तो एक है ही, समस्तीपुर एक शहर भी है। तो समस्तीपुर में ठाकुर पेपर मिल है। एक और पेपर मिल है अशोक पेपर मिल। इसका संबंध कहां से है? तो डालमिया नगर से है। डालमिया नगर आपके सासाराम के बगल में है और डालमिया नगर सीमेंट उद्योग के लिए भी बहुत फेमस है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। तो अशोक पेपर मिल का संबंध डालमिया नगर से। डालमिया नगर कहाँ? सासाराम। डालमिया नगर का में सीमेंट उद्योग का भी बहुत अच्छा विकास है, या सीमेंट उद्योग का भी फैक्ट्री है। और ठाकुर पेपर मिल का संबंध समस्तीपुर से। चलिए अब 23 के बाद 24 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं? विशेष आर्थिक क्षेत्र का मतलब विशेष इकोनॉमिक जोन है, ये एक्स्ट्रा इकोनॉमिक जोन बनाया गया है। 8 गो है, पूरा 8 गो है। कौन कौन है याद रखिएगा, यहां से सवाल पूछता है। कांडला और सूरत ये दोनों विशेष आर्थिक जोन कहां है? गुजरात में है। सांता क्रूज बहुत फेमस विशेष आर्थिक जोन है, ये महाराष्ट्र में है। नोएडा बहुत विशेष आर्थिक जोन है, यूपी में है। उसके बाद फाल्टा, फाल्टा फाल्टा ये पश्चिम बंगाल में है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। कोच्चि केरल में है और चेन्नई तमिलनाडु में है। इसमें से 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है सांता क्रूज और एक है फाल्टा। तो विशेष आर्थिक जोन सांता क्रूज का संबंध महाराष्ट्र से है और विशेष आर्थिक जोन फाल्टा का संबंध पश्चिम बंगाल से है। ठीक है, तो विशेष आर्थिक जोन कितने हैं भारत में? 8 गो। अब 25 नंबर प्रश्न में मैंने कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रख दिया हूं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंगलोर को बोला जाता है सिलिकॉन सिटी, ये पहले भी आप पढ़े होंगे, अगर हमारा वीडियो सारा देखे होंगे तो सब आपको पता होगा। बेंगलोर को सिलिकॉन सिटी कहते हैं। जमशेदपुर को भारत का बर्मिंघम कहते हैं। भारत का कॉटनोपोलिस मुंबई शहर को कहा जाता है। ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था, उसका संबंध दूध उत्पादन से है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध उत्पादन से है। गोल्डन फाइबर किसको कहते हैं? जूट, जो कृषि का जूट का जो कृषि होता है या जूट को हम गोल्डन फाइबर कहते हैं। ठीक है, सुनहला रेशा हिंदी में बोलते हैं जी। सुनहला रेशा किस पौधे को कहा जाता है? जूट को कहा जाता है। तो गोल्डन फाइबर के नाम से जूट को जाना जाता है। आधुनिक सभ्यता की रीढ़ किस उद्योग को या किस खनिज को कहा जाता है या किसे कहा जाता है? तो लोहा को आधुनिक सभ्यता की रीढ़ कहा जाता है। उद्योग की जननी किसे कहा जाता है? लोहा को कहा जाता है। टैक्सोल नामक रसायन से किस रोग की दवाई बनती है? कैंसर की दवाई बनती है। टैक्सोल ये यव नामक एक पौधा है, चीड़ किस्म का पौधा है, चीड़ प्रजाति का पौधा है, यव हिमालय में पाया जाता है और उसके जड़, पत्ती, छाल वगैरह ये सब से एक रसायन निकलता है जिसका नाम है टैक्सोल और उसी से कैंसर की दवाई बनती है। अब एक बहुत बड़े आयुर्वेद के ज्ञाता हैं चरक। चरक तो पूछता है चरक का संबंध किस देश से है? तो भारत से है। ये भारत के बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य थे, यानी जड़ी बूटियों से इलाज करने वाले बहुत बड़े ज्ञाता थे। चरक, चरक का संबंध कहां से है? भारत से है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड को हम दम घोटू गैस भी कहते हैं। दम घोटू गैस के नाम से किसे जाना जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड को। ठीक है, उसका सिंबल होता है CO। तो ये इस तरह से हमें लगता है कि 25, 30, 40 क्वेश्चन, मतलब पूरा मिला के 50-60 क्वेश्चन ज्योग्राफी से हमने आपके समक्ष रखा और हमें नहीं लगता कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 30 गो पूछना है भूगोल से या 28 को या 29 तक पूछेगा, तो इससे ज्यादा हमें नहीं लगता है कि पूछेगा। तो आप इसे रट लें। अब इसके बाद कल मैं जो वीडियो बनाऊंगा वो बनाऊंगा ज्योग्राफी भूगोल से ही लघुतरीय प्रश्न कौन कौन आएंगे और दीर्घोत्तरीय कौन कौन आएंगे और थोड़ा सा उसको लिखने का तरीका क्या होगा, इस पर आधारित होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।